आपको बता दें, पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना की सीट। तो पहले चरण में जिस तरीके से मतदान होना है, पहले चरण में आपको बता रहे हैं जो सीटें हैं उनके बारे में। तो ये 5 सीट पहले चरण में जहां मतदान होना है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीट। दूसरे चरण की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीट अमरोहा, इसके अलावा मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। तो ये दूसरे चरण में चुनाव इन सीटों पर होना है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। तीसरे चरण की बात की जाए, तीसरा चरण उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, औला, बरेली, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें और इसके अलावा रोहिलखंड की सीट। चौथे चरण की अगर बात करें तो चौथे चरण में कहां इलेक्शन होना है? शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई, इसके अलावा मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। तो चौथे चरण में, हालांकि पांचवें चरण की बात करें तो मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। तो ये पांचवें चरण में जहां जहां चुनाव होना है वहां की सीटें। छठे चरण की बात करें तो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। सातवें यानी कि आखिरी चरण की बात करें, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। तो पूर्वांचल की ये अहम सीटें छठे और सातवें चरण में। तो आपको हर एक चरण और इसके अलावा नाम उन लोकसभा सीटों का चरणबद्ध तरीके से, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने हर एक सीट को रखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पहला चरण और सातवां चरण खत्म होगा पूर्वांचल में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहला चरण सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना। सालों साल तैयारी करते हैं सिपाही की भर्ती, केवल ऐसा नहीं केवल पढ़ाई, उसके साथ पढ़ाई भी करते हैं सवेरे 4। तो सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को, अजय राय को। और वही बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा की 2024 की। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर सातवां चरण यानी कि आखिरी चरण पूर्वांचल में। और लगातार हमारे साथ सहयोगी हमारे बने हुए हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ यानी कि पांचवां चरण, हालांकि 2 सीट मोहनलालगंज, लखनऊ, बगल में रायबरेली और वहीं थोड़ा आगे बढ़े अमेठी। और जिस तरीके से पांचवें चरण में बात की जाए तो सीटें बुंदेलखंड की भी है और सबसे खास फैजाबाद, अयोध्या। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि टाइम भरपूर, तैयारी भरपूर, लेकिन स्पीच वक्त अब शुरू हो चुका है वोटर्स का। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, जो रणभेरी है वो बच चुकी है। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें और पूरे अवध की बात करें तो पांचवें चरण में यहां पर चुनाव होने जा रहा है। हालांकि देखिए, जो सियासी पार्टियां हैं वो पहले से तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन तैयारियां अब काफी तेज हो जाएंगी। चूंकि उम्मीदवारों की बात करें तो अधिकतर पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं घोषित हो चुके हैं। कुछ सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा बाकी है, लेकिन अब मुख्य रूप से चुनावी रैलियों का आगाज हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि जो अलग अलग पार्टियों का काडर है वो अब पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं वो अब चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगे। यहां पर मैं मौजूद हूं और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहां पर अगर हम बात करें लखनऊ की तो पांचवें चरण में चुनाव होने जा रहा है। लखनऊ चूंकि
बीजेपी का हमेशा से ही एक प्रमुख कह सकते हैं कि गढ़ के रूप में इसको जाना जाता है। इस बार क्या लग रहा है आपको, लखनऊ और आसपास का जो पूरा बेल्ट है यानी कि अवध, क्या होने वाला है? ये यहाँ से पूरा भारतीय जनता पार्टी का आपको हम बता दे रहा हूँ, शायद एक 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 450 के पार जाएगी और सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई है ही नहीं विपक्ष में। विपक्ष तो 22 जनवरी को ही खत्म हो गया था, जिस दिन राम जी अपने उसमें आ गए मंदिर में, उस दिन ही विपक्ष खत्म हो गया और सबने, समाज ने, देश विदेश ने, सबने देखा। और भी लोग हैं भाई साहब, अवध में 5वें चरण में चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि इस बार अवध इस पूरे चुनाव में, पूरे ना सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्या लगता है कि यहाँ के मुद्दे क्या होंगे लखनऊ के और आसपास के जिलों के? पूरे इंडिया के मुद्दे बॉन्ड का होगा। जो बॉन्ड में चोरी हुई है, भ्रष्टाचारी हुई है, जो शेल कंपनी का औकात 10 करोड़ का प्रॉफिट का था वो 410 करोड़ रुपया दे रही है, और जो ईडी वाले दे रहे हैं कि ये अब ना देखना होगा मुद्दा किस तरीके से ये बनेगा चुनाव के दौरान, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप। अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से घोषणा और इसके बाद हर एक चरण में कितनी सीटें और प्रमुख नाम उनमें, और दूसरी ओर किस तरीके से क्लॉज यानी कि चुनाव शांतिपूर्ण निपटे, इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने सब कुछ साफ कर दिया है, आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे? पूर्ण बहुमत दिया और आशीर्वाद दिया, तो आप तीसरी बार जब आप पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे तो आप ड्रीम प्रोजेक्ट आप अपना क्या लेकर के आएंगे? नहीं, इसके लिए तो देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट तो हमारा ट्रैफिक। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। हालांकि केवल एक उम्मीदवार दिल्ली में जिन्हें रिपीट किया गया है, बाकी उम्मीदवार बदले गए। अरविंद जय तिलक जी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, विश्लेषण आपसे चाहते हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी बातें, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पश्चिम से शुरू, हालांकि हर बार होता है पूर्वांचल में चुनाव खत्म। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका मोटो जो है स्पष्ट है कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराना है, निष्पक्षता के साथ कराना है। राज्य का हर एक वोटर जो है उसको बूथ तक लाना उसकी जिम्मेदारी होगी। जो चुनाव कर्मी हैं, चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और किसी भी तरह से कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। अगर उत्पन्न भी हो तो चुनाव अधिकारी उसको किस तरह से उसका निस्तारण करे, निसंदेह जो है चुनाव आयोग की अपनी कोशिश होगी। दूसरी चीज, जो राज्य की मशीनरी है उनको भी चुनाव आयोग जो है ताकीद किया है। जो राज्य की फोर्सेज है, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेज के अलावा जो राज्य की जो फोर्सेज है, उनको भी जो हिदायत और कड़े निर्देश है कि किस तरह से आपको जो है काम करना है। यानी चाक चौबंद पूरी व्यवस्था के साथ साथ जो है, अगर इसको राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो निसंदेह जो है सभी राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि अपना 80 का लक्ष्य निर्धारित की है, उसको अपने टारगेट को यानी 2014 को अगर उसको बना के चल रहे कि 71 से प्लस यानी 80 के आसपास पहुंचे, वही दूसरी ओर जो है समाजवादी पार्टी जो है, बसपा है, वह भी अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमेशा जो है चुनाव शुरुआत होता है और जाकर के अंतिम चरण में पूर्वांचल में खत्म होता है जी। तो जो संवेदनशील भी क्षेत्र आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर कि किसान आंदोलन को लेकर के पिछली बार चाहे इस बार भी जो माहौल बनता हुआ दिख रहा है, 2013 में जो है वहां पे जो दंगा हुआ था वो भी एक चीज है। तो कुल मिलाकर के एक जो चुनाव आयोग की चुनौती के साथ साथ राज्य मशीनरी का भी एक उत्तरदायित्व तो होगा कि किस तरह से चुनाव को। अरविंद जी, एक सवाल उन वोटर्स को जो नए वोटर हैं, अगर देखा जाए पिछले दिनों से अब तक अगर हम खबरों को देखें, खबरों को पढ़े, तो बीजेपी जिस तरीके से टारगेट कर रही है, दूसरी पार्टियां वो उनमें वो टेम्परामेंट नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से बूथ को मजबूत करती है, वो टेम्परामेंट दूसरी पार्टियों में नहीं है। वाकई देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और अब वोटर्स का अधिकार वो तय करेंगे किसको वोट करेंगे, लेकिन उन्हें जो टारगेट कर रहा है उसमें सबसे बड़ी पार्टी हम बीजेपी को ना कहते हुए भी कह सकते हैं। सवाल यह कि वो वोट चाहे जिस पार्टी को दे, लेकिन वहां तक पहुंचने का साहस केवल एक पार्टी कर रही है, यही बाकी विपक्षी दलों को भी करना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करने के साथ साथ जो नए वोटर हैं उनको उनके पास किस तरह पहुंचा जाए और किस तरह से उन्हें अपनी नीतियों के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके जरिए किस तरह से उनको जो है परकुलेट किया जाए, सरकार की पूरी कोशिश होती है और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। आप देखिए कि जो नए जो युवा हैं उनको किस तरह से जो है राष्ट्रवाद के जरिए, समाजवाद के जरिए
या जो एक वैचारिक प्रतिबद्धता राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती है, चाहे अभी जो जैसे सीएए का कानून है, मुझे लगता है कि सबसे अधिक अगर कोई इससे प्रभावित होगा तो जो राज्य का या इस पूरे कंट्री का जो युवा वर्ग है, जो राष्ट्र को लेकर के या जो पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो है दुनिया को देख रहा है, कहीं ना कहीं उसे ये जो है उससे अपने आप को जोड़ता है और किस तरह से देश का डेवलपमेंट हो और जिस तरह से सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए या राष्ट्रीय परिदृश्य में जो राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जद्दोजहद करती हुई दिख रही है, चाहे वो संचार के जरिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, चाहे आप सेमीकंडक्टर के जरिए, जिस तरह से उसका क्रियाकलाप में निसंदेह जो है जो एक युवा है जिसका राष्ट्र के प्रति लगाव होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। बाकी दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो उसके ठीक पैरेलल देखिए किस तरह से सरकार की आलोचना हो रही है, सरकार की नीतियों की उन कार्यों की आलोचना की जा रही है जो राष्ट्र के ये तो होता है। देखिए विपक्ष का काम है और ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की आलोचना भी जरूरी। महाराजगंज का रुख करते हैं, लगातार विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तराई का ये इलाका है और यहाँ से कैबिनेट, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं पंकज चौधरी और विनय के साथ लोग भी मौजूद हैं। बातचीत कीजिए विनय, क्योंकि अब इन्हीं वोटर्स का दिन शुरू हो गया, यही सब अब तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी। अब लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो गई है। अब 7 चरणों में चुनाव भी होने जा रहा है, तो इस बार कैसी सरकार चाहिए अगर बात की? इस बार सरकार वो चाहिए जो इस समय वर्तमान मोदी सरकार चाहिए, विकास के नाम पर, और विकास की गंगा बही है। और सबसे पहले तो मैं इस चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार हम लोग देखा जो बुजुर्गों के लिए, अभी हम लोग न्यूज़ देख के आ रहे हैं, उन्होंने घोषणा किया कि वो उनको बूथ पे नहीं जाना है, वो सीधे वहाँ अपने घर से वो वोटिंग कर पाएंगे। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है और ऐसे चुनाव आयोग पर कोई संदेह नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे भैया? आप तो आगे आपके हाथ में आ गया, बटन आपको दबाना है और फैसला आपको करना है। कैसी सरकार? मोदी सरकार। और यहाँ पे माननीय पंकज चौधरी जी को पुनः हम लोग जिताएंगे। और देखिए एक पार्टी एक जगह से 9वीं बार उनको टिकट मिला है और पूरा महाराजगंज गदगद है और हम सभी मिलकर उनको पुनः एक बार कम से कम 8 लाख मतों से उनको जिताने का काम करेंगे। देखिए बात की जाए अगर महाराजगंज की तो ये कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और 80% यहाँ हिंदू वोटर्स है, 17% जो है मुस्लिम वोटर्स है। अगर बात की जाए समीकरण की बात की जाए चाचा, तो इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होगा और वोट किधर जाएंगे? देखिए कुछ लोग मूर्ख हैं, योगी मोदी को हल्के में ले रहे हैं। वो योगी मोदी हल्के नहीं हैं, वो स्वयं श्री राम और श्री लक्ष्मण जी हैं और सब लोग उनको मतलब राम मंदिर बन गया। हाँ, इसीलिए सीए लागू हो गया। हाँ, हम लोग उन्हीं को जिताएंगे। विकास हुआ है? विकास नहीं होता तो आज मुर्गा बाइक पर कैसे लादा जाता, सुअर कैसे बाइक पर लादी जाती और ये चारा के बाइक पर लद के जाता। विकास नहीं होता तो हो पाता? कहते हैं लोग महंगाई है, महंगाई है, महंगाई होता तो ये सब हो पाता? चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, आज युवा वोटर्स की बात हो रही है, युवा की बात की जाए तो युवा किसके तरफ? युवा मोदी की तरफ से। क्या विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। विकास, रोड का विकास हुआ है। जिस रोड में खड्डे थे आज उस रोड एकदम चमचमाती हुई है। हर गली, हर मोहल्ला साफ सुथरा, हर घर में शौचालय है। लोग खुले में शौच करने जाते थे, लेकिन योगी मोदी की सरकार ने घर में शौचालय दिया है, आवास दिया है, रोड दिया है, गैस फ्री में दिया है। योगी मोदी फिर आएंगे। देखिए पहले अगर बात की जाए तो महाराजगंज जो है बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था, क्योंकि ये बहुत निचला और ये सीमावर्ती इलाका है, क्योंकि नेपाल की सीमा यहाँ से काफी दूरी तक सीमा टच करती है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो विकास की बात की जाए तो 2014 के बाद कितना बदला? जी बहुत बदला है। विकास के मामले में अगर तुलना की जाए तो आज तक बीजेपी के सरकार के अलावा इसने किसी ने भी विकास नहीं किया था। और मोदी और योगी की बात होती है तो सर हम लोग तो अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे कि हम लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और संयोग से पूर्वांचल से मोदी जी लड़ते हैं, पूर्वांचल से योगी जी आते हैं। इससे हम लोग के लिए बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। और काम के बारे में अगर बात की जाए तो ठीक है विनय, आगे आप बातचीत कीजिए क्योंकि हर तिथियों के ऐलान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं।
देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बहुत आगे है और यूपी में ही नहीं देश में आगे है। जो नारा है अब की बार 400 पार, वह सफल होगा। इस दिन का हम सब लोगों को इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदे और चुनाव जीतेगा। और आम जनता परेशान है, आम जनता इस सरकार से उबी है और पूरी ताकत के साथ जनता इस बार एनडीए को हटाएगी और इंडिया की सरकार बनवाएगी। हालांकि अब लोकतंत्र की ताकत दिखेगी, यानी कि वोटर्स जिस तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लगातार जुड़े हुए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जय तिलक जी। अरविंद जी, जिस तरीके से हालांकि लखनऊ की जनता को हम सुन रहे हैं या फिर वाराणसी की, महाराजगंज की और कानपुर की, देखिए सबका अपना अपना अलग अलग तर्क है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो हर इलाका अपने एक अलग कहा जाए कि ऑरा उसका है। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि हम जो लखनऊ में मतदाता बात कर रहे हैं वो क्या गाजीपुर का मतदाता वही बात करेगा? ऐसा तो है नहीं। तो आप उसे देखते हैं ना कि किस तरीके से टच करना होगा हर एक पार्टियों को, वोटर्स को, कि उनके दिल में क्या है। अब उन्हें जानना होगा। अभी तो सब पार्टियों के दिल में क्या है आम जनता जानती थी, लेकिन अब वोटर्स के दिल में क्या है ये पार्टियों को जानना होगा। बिल्कुल, देखिए किस जनता होती है सर्वोपरि होती है और इसी से ही सरकारों का गठन भी होता है। का सवाल वाजिब है कि क्या लखनऊ के जनता के मन में जो उसके इश्यू है, क्या वैसे ही इश्यू जो है पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो सरकार की योजनाएं होती है वो कहीं ना कहीं उसको रेखांकित करती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जो सरकार की जो योजनाएं रही है वो कितना जनता को पर्कुलेट की है, जनता के हाथ में कितना आया है, जनता उसका मूल्यांकन करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो उसका अपना शासन काल न रहा, उसके कार्य को जनता न देखी हो, चाहे वो सपा रही हो, बसपा रही हो या उसके पहले कांग्रेस की रही हो, मौजूदा जो भाजपा के, तो जनता एक मूल्यांकन करती है कि आखिर कौन सा ऐसा दल है जो कि राज्य के हित में, जनता के हित में निरपेक्ष रूप से कार्य करता है, बिना बगैर किसी के भेदभाव के, जाति धर्म से अलग हट करके। तो स्वाभाविक रूप से उस आधार पर जो है जनता अपना मूल्यांकन करेगी और उस आधार पर सरकारों को अपना मतदान करेगी। हाँ, ये जरूर चीज है कि जो जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की तुलना करें तो काफी जो है आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समृद्ध है, चूंकि वो एनसीआर के भी नजदीक है, या शुरुआती दौर में हरित क्रांति हुई। पूर्वांचल चूंकि बाढ़ सूखा से प्रभावित होता है तो उसके अपने इश्यू हैं। लेकिन इसके अलावा जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वो नाराजगी जो है सरकारों के प्रति या किसी भी राजनीतिक दल के प्रति नहीं होता है। हाँ, ये ईमानदारी से जो है कहीं ना कहीं जो है सरकारों के प्रयास के आधार पे। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और है कि देखिए करीब 10-15% जो है फ्लोटिंग वोटर होता है, वो अमूमन देखता है कि वो न किसी पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है, न किसी सरकार का होता है। वो केवल ये देखता है कि कौन सा सरकार जो है वो बेहतर काम की है, उसके पक्ष में जाकर के मतदान करता है। तो मुझे लगता है कि पहले जो 20-22% हुआ, एक चीज मैंने देखी थी 22 के चुनाव में, जब मतलब फील्ड में था तो कई ऐसे प्रत्याशी भी थे जिनको लेकर नाराजगी थी, लेकिन वही है ना कि एक अपने वोटर्स के बीच में एक लाइन थी कि फलाने से क्या बैर नहीं है, मतलब उम्मीदवार तेरी खैर नहीं है और जो भी चेहरा है उससे बैर नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं चेहरा भी काम कर गया और वो प्रत्याशी भी जीत गया। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि ये मान के चलिए कोई चीज को स्वीकार करे या न करे, मोदी जी के नाम पर रेफरेंडम है, या तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ है। देश में कुछ इसी तरह का वातावरण बना हुआ है। तो अमूमन जो है जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें जो स्थानीय जो उम्मीदवार होता है, जो सांसद के लिए जो खड़ा होता है, उससे कहीं ज्यादा जो है किसके लिए वोट किया जा रहा है, किस दल के लिए किया जा रहा है, यह ज्यादा कुछ मायने रखता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां के स्थानीय उम्मीदवार को नहीं देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। लेकिन आपने देखा कि जैसे कि राजस्थान में आपने देखा 18 में किस तरह वहां जो सरकार भाजपा की चली गई, लेकिन जब 19 में चुनाव हुआ तो वहां मोदी जी को पूरी सीट मिल गई। उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, तमाम ऐसे जो संसदीय क्षेत्र हैं
जहाँ के लोगों को अपने भावी जो है मौजूदा जो है उम्मीदवार उसको लेकर के नाराजगी है, लेकिन वो कहते कि नहीं चलिए हम लोगों को मोदी जी को वोट देना। ये दर्शाता है, रेखांकित करता है कि जो नेतृत्व करने वाला है उसका कितना बड़ा औरा है और राष्ट्र के प्रति वो कितना समर्पित है। तो आज की तारीख में कहीं ना कहीं आम आदमी से आप किसी से पूछ लीजिए तो वो अपने स्थानीय सांसद को जाने या ना जाने, लेकिन मोदी जी को और योगी जी को जरूर नाम लेता है। यह जो है कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो सरकार की जो नीतियां है, क्रियान्वयन है, वो जनता में पूरी तरह से जा करके वो घर कर गई है और उसका कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। हाँ।